From today, we will start our series on intelligence related theories. And we will start with social intelligence. And under that, we will discuss multiple intelligence, emotional intelligence, etc. Social intelligence, as you can understand from the name, is the intelligence of living or being in society, interacting with other peoples of the society, communicating with them, empathizing with them, connecting emotionally with them. All these things related to the human dimension of interactions. जितने भी मानवीय पहलू हो सकते हैं उसके हिसाब से when you try to interact, you try to relate, you try to connect. So for that you need a number of uh, a, a specific type of abilities, decision making. For example, your persona keep on changing when you are with your friends, and when you are with your teacher, when you are with your parents, when you are with complete strangers. अलग अलग लोगों के बीच में आपको कैसे व्यवहार करना है, आपके पास ये एक इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा आप डिसाइड करते हैं कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में व्यवहार करना चाहिए. तो ये इसी तरह की चीज़ों को हम लोग जो सामाजिक बुद्धि कहते हैं. सामाजिक बुद्धि का अर्थ हुआ, जैसे कुछ कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, पहला है इमोशनल अवेयरनेस, जिसमें कि अपने इमोशन को समझना और ये महसूस करना कि ऐसे ही इमोशंस दूसरे में भी होंगे. दिस अवेयरनेस जो है, जिससे कि आप अपना रिएक्शन, आप अपना बिहेवियर दूसरे लोगों के प्रति उसको निर्धारित करते हैं. जैसे बच्चे किसी काम को करने से पहले सोचते हैं कहीं पिताजी या मम्मी गुस्सा तो नहीं होंगी. दे आर अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ इमोशन, द एंगर इमोशन. तो एंगर इमोशन के को वो जानते हैं, दूसरों में भी देखते हैं, दूसरों में भी जानते हैं, और उसके हिसाब से अपने अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो डिफरेंट जो इमोशनल सिचुएशंस हो सकते हैं उसके अवेयरनेस के हिसाब से वो अपने डे टू डे लाइफ में डिसीजन लेते हैं. तो ये सोशल इंटेलिजेंस जो है, तो सॉरी, हाँ, सोशल इंटेलिजेंस जो है उसका एक डायमेंशन जो है इमोशनल अवेयरनेस है. उसी से जुड़ी हुई, इमोशनल अवेयरनेस से जुड़ी हुई एक चीज है जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं, जिसमें कि जो दूसरों की फीलिंग को केवल एग्जिस्टेंस को नहीं जानना है, बल्कि उसके ओरिजिन को महसूस करना है कि ये आदमी अभी ऐसा फील कर रहा होगा. जैसे आप किसी एनिवर्सरी में या बर्थडे में विश करते हैं तो आप हैप्पीनेस दर्शाते हैं अपने इसके द्वारा, इमोशंस के द्वारा. क्यों दर्शाते हैं? इस एम्पैथी के साथ कि आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत आनंद का दिन है. उसी तरह से जैसे किसी का डेथ होने पर आप वहां पर जाकर के अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं,
क्योंकि आपको भी ये महसूस होता है, आपको ये पता है कि आज उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कठिन दौर है या दुख का दिन है, कठिनाई का समय है। इसी तरह से अ, और भी कई तरीके हैं, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है कि आप जो बात अपना पोजीशन रखना चाहते हैं वो आप स्पष्ट रूप से रख पाए, क्योंकि सोसाइटी में जो चीजें होती हैं, सोसाइटी में चीजें फिक्स नहीं होती। हमें लगता है कि सोसाइटी में चीजें फिक्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स का रोल फिक्स है, चिल्ड्रन का रोल फिक्स है, टीचर का रोल फिक्स है, हर एक का रोल फिक्स है। लेकिन एक्चुअल में जब इसको प्रैक्टिकली आप देखते हैं, तो ये जो है एक तरह का नेगोशिएशन होता है, एक रिलेशन बिल्डअप होता है। कौन क्या करेगा, कौन कितना करेगा। जैसे अगर पति पत्नी है या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन है, तो उनके बीच व्यवहार कैसा होगा, फ्रेंडशिप वाला होगा या किस तरह का होगा। डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, इसके हिसाब से उनके बीच में रिलेशंस डेवलप होते हैं, और उसी डेवलपमेंट के हिसाब से उनका जो अ, उनके संबंध का नेचर तय होता है। जैसे हम कहते हैं कि फ्रेंडली फादर हैं या स्ट्रिक्ट फादर हैं, एब्यूसिव फादर हैं। देयर कैन बी एनी टाइम, एनी एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीजें कैसे है, ये कम्युनिकेशन के अनुसार होता है। कम्युनिकेशन के गड़बड़ी या गैप होने से एब्यूजिंग या एग्रेसिव एग्रेशन, ये सब चीजें आती हैं। इंटरेस्ट के प्रॉपरली इंटरेस्ट को कम्युनिकेट करना और उसके लिए नेगोशिएट करना, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट की संभावना घटती है। तो ये कम्युनिकेशन का स्किल भी एक सोशल इंटेलिजेंस है। इसी तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कि कन्फ्लिक्ट होने पर उसको रिजॉल्व करने की क्षमता रखना, बार्गेन करने की क्षमता रखना, नेगोशिएट करने की क्षमता रखना, कोलैबोरेट करके कोई काम करना, ये सब चीजें जब आप किसी सामाजिक परिस्थिति को, अलग अलग तरह की सामाजिक परिस्थिति को समझते हैं और उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को परिवर्तित करते जाते हैं, तो आप ये इस चीज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। और इसे ही सोशल इंटेलिजेंस माना जाता है। ये दो लोगों के या दो से अधिक लोगों के बीच में किस तरह से ये रिलेशन हो सकता है। जैसे कोई लीडर होता है और लोग उसको बहुत मानते हैं, काफी रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये भी एक तरह का इंटरपर्सनल स्किल का ही परिणाम होता है, जिसमें उस लीडर ने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया है, अपनी बातों को इस तरह से कम्युनिकेट किया है कि लोग उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी तरह से सोशल इंटेलिजेंस का एक और डायमेंशन है, जिसको हम लोग सोशल क्यूज बोलते हैं। सोशल क्यूज का मतलब हुआ संकेत, सामाजिक संकेत। जैसे कि आप कहाँ पर कैसे एटिकेट होगा। जैसे आप जाते हैं किसी 5 स्टार होटल में, तो आपको धीरे धीरे बात करते हैं। आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो आप अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ये सब जो वहाँ क्यूज हैं कि यहाँ पर अब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी होना, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को समझ लेना, कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेना। तो ये सब चीजें जो है, ये इसकी सेंसिटिविटी भी सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। इसी तरह से दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, ताकि आप कोई कॉमन ग्राउंड खोज सके। नेगोशिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब तक आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं सोचेंगे,
You cannot create any common ground or any area where you can negotiate, और आप कोई compromise कर सकें या कोई negotiation कर सकें, ऐसा कुछ आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से समाज में बहुत तरह के मिसकम्युनिकेशन होने पर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। किसी तरह का कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को निपटने का की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, और उसको आप कैसे उस परिस्थिति लोगों के बीच में कैसे क्रिएटिवली सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उनको पॉजिटिव वे में ओरिएंट कर सकते हैं। ये एबिलिटी भी सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसी तरह से एडेप्टेबिलिटी, आप अलग अलग मिलू में अलग अलग तरह के सोशल कंडीशंस में, जैसे कि डिफरेंट रिलीजियस कंडीशन में या डिफरेंट कास्ट कंडीशन में जाते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, या डिफरेंट लेवल ऑफ लोगों से आप मिलते हैं और जिनसे जैसे मिलते हैं उसके हिसाब से आप अपना बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। लीडरशिप की बात मैंने पहले ही कही, लीडरशिप भी एक स्किल है जिसके द्वारा आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो उनका उनके बीच में उनके साथ आपके उनका और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो सके, आपके प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट क्रिएट हो सके, और वो आपको अच्छी तरह समझ सके। तो ये सब चीज़ें सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर कई तरह के डेफिनेशंस हम लोग कई तरह के चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें से एक का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिंपल शब्द में कहा जाए तो विविध तरह की जो मानवीय क्षमताएं होती हैं, एबिलिटी होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उसका उन एबिलिटीज को, उन डाइवर्सिटी डाइवर्स एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि हम अलग अलग जो तरह की एबिलिटीज हैं मनुष्य के अंदर, जिसमें कि भाषाई योग्यता से लेकर के अलग अलग तरह के स्पेटियल थिंकिंग, है ना, बहुत तरह की चीजें इसमें आएंगी, जो कि एबिलिटीज उनके डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस हम लोग रिवर्स वे में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। तो हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस से शुरू कर रहे हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस वगैरह होते हुए फिर हम लोग इंटेलिजेंस की दूसरी थियरीज को जाएंगे। इसी क्रम में जो आपके नेट के सिलेबस में भी इसी क्रम में लिखा है, तो इसलिए मैंने भी इसको बरकरार रखा है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पुरानी थियरीज को के बारे में परिचित होंगे अपने एमएड के कक्षा के दौरान। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कॉमन एक जनरल परसीव्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं जनरली, उससे विपरीत है, क्योंकि वहां पर एक वर्बल और नॉन वर्बल, बेसिकली ये दो कैटेगरी में बांट के, और फिर उसमें डिफरेंट डायमेंशंस को टेस्ट किया जाता है, इसमें अवेयरनेस से लेकर के विजुअल इंटेलिजेंस, जैसे कि अ, आप बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते समय भी आप देखते हैं जो जीके से जनरल स्टडीज के पेपर में बहुत सारी चीज़ें टेस्ट ली जाती है, उसमें से कई सारी चीज़ें वहीं से उठाई गई। हालांकि अब हम लोग उसका खूब सारा प्रैक्टिस करके उसका जवाब एक तरह से सेट कर लेते हैं। कोचिंग वाले आपको ट्रिक्स बताते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाए, तो उससे उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट आपका नहीं हो पाता है। नहीं, चलिए फिर भी वो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं।
वो एक मेजरमेंट है। तो जहाँ वहाँ पर केवल ये वर्बल और नॉन वर्बल की बात आती है, और मोटे तौर पर ये लैंग्वेज से रिलेटेड ही रह जाता है। लेकिन दूसरे कई तरह के इंटेलिजेंस हैं, स्पेटियल इंटेलिजेंस हुआ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हुआ, लैंग्वेज से संबंधित तो हो ही गया। तो बहुत तरह के इंटेलिजेंस है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में आपको चाहिए होते हैं, और उसके बिना आप काम में काफी बाधा हो सकती है। तो इस मल्टीपल इंटेलिजेंस की शुरुआत जो है, ये होवर्ड गार्डनर के द्वारा की गई 80 के दशक में। उन्होंने इस बात को, जो पहले एक सिंगल आईक्यू का कॉन्सेप्ट था, उसके जगह पर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग उद्देश्य, जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, उन सबको करने के लिए अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की या चर्चा की। और उन्होंने ये बात कही कि जनरल इंटेलिजेंस है बेसिकली वो वर्बल एंड मैथमेटिकल स्किल्स पर डिपेंडेंट है, इतनी ही की बात करता है कि जो एबिलिटीज है वो वर्बल और मैथमेटिकल है। लेकिन उन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इसमें जो है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से लेकर के जो काइनेस्थेटिक एबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मूविंग मूविंग थिंग्स, एक्टिविटी, शरीर से स्किल्स, किसी चीज को करने का सही तरीका क्या हो सकता है, सिंपल सिंपल चीजें आप जो स्किल्स के रूप में करते हैं, अ, वो सारी चीजें, कुकिंग भी एक स्किल है, साइकिल चलाना स्किल है, अ, लिखना एक स्किल है। तो उसमें आप कहाँ कितना इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर पाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सिग्निफिकेंट होती हैं। तो उन्होंने कई तरह के इंटेलिजेंस को प्राइमरी इंटेलिजेंस माना। प्राइमरी इंटेलिजेंस, इट वाज नॉट साइड, दे वर प्राइमरी, जिसमें कि जैसे कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पैटियल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस हम देखेंगे कि इनका स्किल इतना सिग्निफिकेंट होता है कि आपके करियर को डिफाइन कर देता है, करियर को डिसाइड कर देता है। तो धीरे धीरे इस उनके इस आइडिया को काफी रिकॉग्निशन मिला, काफी एक क्रांतिकारी कदम के रूप में, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं, तो बेसिकली इसी पर एक जो लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल, लॉजिको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है इंटेलिजेंस का, उसी पर काम करते रह जाते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। तो हम देखते हैं कि किस किस तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। गार्डनर, और गार्डनर के बाद इसमें कई सारे एडिशंस किए गए हैं। गार्डनर ने आर्ट इंटेलिजेंस सजेस्ट किया था, बाद में फिर उन्होंने भी कुछ और इंटेलिजेंस सजेस्ट किया, जैसे कि डिजिटल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने कही। फिर कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात जोड़ी। कुछ लोग निगेटिव इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। अब ये नेगेटिव इंटेलिजेंस का मतलब है जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें नेगेटिव इंटेलिजेंस होता है, यानी वो अपने इंटेलिजेंस का दूसरों को हानि करने के लिए यूज करते हैं। तो कुछ लोग उस निगेटिव इंटेलिजेंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप के रूप में।
और उनका तर्क है कि अधिकांश आदमी में कुछ ना कुछ निगेटिव इंटेलिजेंस होता ही है। किसी काम को गलत तरीके से कैसे किया जाए, इसका इंटेलिजेंस लगभग सभी लोगों में होता है। अब वो करें या ना करें, या मॉरलिटी के मोरल रीजन से ना करें, या किसी और रीजन से ना करें, ये उनके अलग अलग पर्सनल चॉइस होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से। इसका मतलब है कि लैंग्वेज एंड वर्ड्स के साथ एबिलिटी, लैंग्वेज और वर्ड की एबिलिटी, उसको यूज करने की एबिलिटी। इसके कारण आप राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं जब आप में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। सिंपल शब्दों में आप शब्दों को कि ज़्यादा आपके पास वर्ड का लिस्ट भी होता है, और आप शब्दों के में निहित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। अ, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आपके अंदर आता है। राइटर्स, पोएट, जर्नलिस्ट, पब्लिक स्पीकर्स, लॉयर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके लिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उससे उनका एक कैरियर भी बनता है। उसी तरह से लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल एबिलिटीज होती है जो पर्सन होते हैं। जिस इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, लॉजिकल रीजनिंग करना, इस तरह की एबिलिटीज पाई जाती हैं। तो जाहिर है ये मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की चीज़ें, ये आसानी से इस तरह के कामों में जाते हैं। इस तरह एक अलग तरह का ये इंटेलिजेंस है। फिर तीसरा जो इंटेलिजेंस है, इसको स्पैटियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। स्पैटियल का मतलब हुआ कि स्पेस से संबंधित। अब स्पेस के संबंधित इंटेलिजेंस का मतलब है किसी चीज को, जैसे कि अ, हमारे पास एक, मेरे लिविंग रूम में कितने सोफा और कोई चीज कहाँ रखा जाए जो कि वो अट्रैक्टिव फील होगा, या कितना सोफा रखा जाए, डिस्टेंस कैसे उसको कवर किया जाए। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है, या विजुअल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, नेविगेशन, ये सब। जैसे पायलट्स, नेविगेशन का सेंस होता है, वो पायलट्स को के अंदर एयर फ्लो कैसे कर रहा है, ये सब चीजें में पाई जाती हैं। तो ये स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है, सो उस तरह से काम करता है और लाभदायक होता है। इसी तरह से म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक अलग से अलग तरह की एबिलिटी है, जो अगेन सब लोगों में नहीं होती है, जिसमें कि वो म्यूजिक को कंपोज करना, परफॉर्म करना, और इवन उसको एप्रिशिएट करना भी एक एबिलिटी, उसी म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट है। सारे लोग परफॉर्म, और ये तो खैर सब लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन एप्रिसिएशन भी सब लोगों के लिए नहीं होता है। जो पॉपुलर म्यूजिक है वो अलग तरह की बात है, और एक जो क्लासिकल म्यूजिक होती है, म्यूजिक को एंजॉय करना या उसको अप्रिशिएट करना, उसको अनुभव करना, ये हायर लेवल का की एबिलिटी है। इसके लिए हायर लेवल का इंटेलिजेंस चाहिए। और जो पॉपुलर म्यूजिक है वो दूसरी चीज़ों पर विश्वास करता है, रिलाई करता है, जैसे कि रिदमिक होना, थोड़ा ज़्यादा लाउड होना, कुछ वर्ड्स का उस तरह से उपयोग करना जो अट्रैक्टिव लगे, है ना। ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल करता है, जो कि कॉमन व्यक्ति उसको समझ सकता है, या उसको उसको उसका एक इफेक्ट आता है। और अक्सर उसमें कुछ द्विअर्थी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो एक अलग लेवल पर चला जाता है। यहाँ इस म्यूजिकल इंटेलिजेंस का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि आप उसके जो नुआंसेस हैं, कौन सा राग है वो लग रहा है इस किसी गाने में,
और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे उसको हम महसूस कर रहे हैं। तो उसको अप्रिशिएट करना, अब देखा देखी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में उसको अप्रिशिएट करने में और उसको अ, महसूस करने में करना एक एबिलिटी है, म्यूजिकल एबिलिटी। इसी तरह से बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे आप एथलेटिक्स को देखते हैं, एथलीट्स हैं, डांसर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टिंग में जो लोग हैं, और बहुत तरह के जो क्राफ्टमैनशिप होता है, ये सब चीजें जो कि जैसे पत्थर तराश करके स्कल्पचर्स बनाना, तो ये बॉडी के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल रखा जाए, कंट्रोल वे में कैसे उसको एक ग्रेसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये इसमें होता है। इसी तरह से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का, एम्पैथी महसूस करना, रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए जरूरी जो है उसको करना। तो इस तरह की चीजें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का पर आधारित होती हैं। टीचर का जॉब है, लीडर्स का जॉब है, काउंसलर्स हैं, ये सब चीजें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पर काम करती हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो कि अपने सेल्फ अवेयर और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में होती है, और खास करके आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, इस तरह की चीज़ें के लिए ये आवश्यक होता है। इमोशंस को और समझने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मोटिवेशंस को, हर तरह का जो मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल, इन अलग अलग तरह के मोटिवेशन को समझ के उसके हिसाब से एक्ट करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आती हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स इंटेलिजेंस के अंदर। इसी तरह से नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एक अलग कैटेगरी के इंटेलिजेंस के रूप में देखा जाता है, जिसमें नेचुरल चीज़ों में लोगों का काफ़ी अटैचमेंट होता है या लगाव होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ हुआ, एनिमल्स, प्लांट्स, तरह अलग अलग तरह के जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, तो इस तरह के लोग जो एक्सपेडिशंस पर जाते हैं, अ, वो नेचर लवर्स टाइप के होते हैं, या साइंस की स्टडी में भी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, इकोलॉजी, सब में भी जा सकते हैं। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो कि नेचर के वर्क का जो वर्क है उसको अप्रिशिएट करने का इंटेलिजेंस है। नेचर का जो क्रिएशन है, नेचर का जो मैजिक है, उसको अनुभव करने और महसूस करने का इंटेलिजेंस है। उसके बाद दो और एक बाद में जो जुड़े हुए इंटेलिजेंस है उसकी यहाँ पर चर्चा है। एक तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि अ, अपने आप को, अपने आप के बारे में, जैसे मैं क्यों हूँ, उसका मीनिंग क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, इस तरह से संबंधित इंटेलिजेंस जो फिलॉसफी, थियोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको फिलोसफिसाइज करना, यानी थॉट के लेवल पर अपने आप को समझने और जानने की कोशिश करना, अपने बारे में, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में, गोल के बारे में। तो ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको ये गाइड करता है या प्रभावित करता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। अब ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस से ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब ये स्पिरिचुअल जो है ये केवल थ्योरेटिकल या लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होता है।
इसमें ट्रांसेंडेंस का एस्पेक्ट होता है, यानी अभी मैं जो हूँ उससे डिफरेंट मैं हो जाऊँ, उससे मैं वो कुछ और हो जाऊँ, उसमें कुछ बेहतर हो जाऊँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में रखते हैं। यहाँ पर ये फिलॉसफी नहीं है। ये जैसे किसी कोई भक्त व्यक्ति भक्त है, अ, तो वो भक्ति करता है, तो उसको कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। वो भक्त है और उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, सही रास्ते को समझ के उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। राजयोगी है या कर्म योगी है, फिलॉसफी समझने की जरूरत नहीं है उसको। फिलोसफी इनिशियल ओरिएंटेशन के लिए ठीक है, उसने समझ लिया कि ये रास्ता हो सकता है या सही रास्ता है, और उसके लिए अब जो प्रैक्टिसेस उसको करने चाहिए वो उसको कर रहा है। तो और उस प्रैक्टिसेस के परिणाम स्वरूप उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जो कि उसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये दो चीज़ों को हम लोगों ने पीछे भी जब आइडियलिस्ट फिलोसफर्स की बात की थी, तो वहाँ भी मैंने इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी। जो फिलोसफर्स होते हैं, जिस फिलोसफी का जो सेंस वेस्टर्न फिलोसफी में लिया जाता है, वो सेम सेंस भारतीय दर्शन का नहीं है। यहाँ मेन फोकस स्पिरिचुअल का है, जबकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें स्पिरिचुअल से संबंधित सारी चीज़ों को एक वर्ड दे दिया गया है, मिस्टिसिज्म। और वो मिस्टिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें के अंदर आप इस तरह की सारी चीज़ों को रख सकते हैं जिसका कोई लॉजिकल व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग तरह का अनुभव है। तो इंडियन फिलोसफी, अब मिस्टिसिज्म और इसमें अंतर, फिलोसफी में अंतर यही है कि फिलोसफी में सारा कुछ एक रीजनल रीजन के स्ट्रक्चर में से कसा होता है। हर एक जो उसका पॉइंट होता है, या हर एक जो उसका आर्गुमेंट होता है, हर एक जो उसका बेसिस होता है, वो एक दूसरे से एक रीजनेबल और लॉजिकल स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से कसा होता है। जब आप एक को देखते हैं तो फिर उसके इंटर इंटर कनेक्शंस को देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल में आप एक व्यक्ति है, और या स्पिरिचुअल हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ये कोई शेयरिंग वाली बात नहीं होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अनुभव होगा तो मैं आपको दे दूंगा, या अपने घर में किसी को समझा दूंगा या करा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पिरिचुअल हमेशा एक्सपीरियंस जो होता है सो पर्सनल होता है, और दूसरे को भी लेना हो तो उसका जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। तो ये एक तरह से कुछ लोग इसको लाइफ एनर्जी कहते हैं, लाइफ एनर्जी का मूवमेंट कहते हैं। तो लाइफ एनर्जी के हिसाब से आपको ये इंटेलिजेंस, उसका कैसे बेस्ट इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से ये इंटेलिजेंस। तो ये 10 तरह के इंटेलिजेंस हैं। इसके अलावा भी हमने दो इंटेलिजेंस की चर्चा और की। एक तो सैम गार्डनर भी गार्डनर भी एक डिजिटल इंटेलिजेंस की बात करने लगे थे, जिसमें कि वो एक मल्टीपल, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस के अंदर कई तरह के स्किल आते हैं, वो सिंगल स्किल नहीं है डिजिटल इंटेलिजेंस। उसी तरह से कई लोग निगेटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो कि मैंने पहले ही चर्चा कर दी। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके जो डिफरेंट इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं उसके बारे में समझा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें से किसी एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को और समझना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो डिजिटल इंटेलिजेंस है वो तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया होगा ना, मतलब आज इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो सर वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल इंटेलिजेंस ऐड अब किया गया होगा। फिफ्टीज सिक्सटीज के बाद 1950-60 के बाद डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया में तो देर से आया, लेकिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत पहले आ गया था।
2000 को 2K क्राइसिस के रूप में देखा जाता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इसका फैलाव हो चुका था कि 2000 आने पर लोग घबराए हुए थे कि पूरा इकोनॉमिक क्रैश कर जाएगा। इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन उस समय 2000 में हो चुका था। तो ये 80 90 के दशक में ये काम कर रहे थे गार्डनर, तो जाहिर है वो काफ़ी इंटेंसिवली उसको महसूस कर रहे थे। जी सर, थैंक यू। अब इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, ये सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस इस बात में है कि जहाँ पहले लोग एक ही चीज़ देखते थे कि IQ हाई है कि अप है कि लो है, और उसके हिसाब से लोगों को सिलेक्ट और रिजेक्ट कर देते थे। अब जैसे कोई बहुत ही डिवोटेड म्यूजिशियन है, तो अब उसके एबिलिटी को तो कोई IQ वाले में कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। वो बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन है, लेकिन उसका मैथमेटिकल एबिलिटी हो सकता है बहुत लो हो। अवेयरनेस भी, जो करंट अवेयरनेस है या लैंग्वेज संबंधी जो दूसरी एबिलिटीज है वो भी लो हो सकती है, क्योंकि उसका जो मेन फोकस है वो म्यूजिक पर है। और धुन सुर ताल इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। तो ये डाइवर्सिटी, जो ह्यूमन एबिलिटी में जो डाइवर्सिटी होती है उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई इसके द्वारा। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी भी जो प्रोमिनेंस है वो उसी तरह का जो पहले जैसे था, सिंगल मोनो IQ, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल एबिलिटीज का टेस्ट किया जाता था, वो अभी भी वही डोमिनेट करता है। उसके कारण भी हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा है। लेकिन एटलीस्ट इसने आवाज़ उठाई और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। बहुत सारे लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए, जिसमें कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। और कॉमनली जो स्कूल में एजुकेशन होता है वो उसी अ, उसी लाइन पर होता है। वो लॉजिकल और रीजनेबल या रीजनिंग बेस्ड जो टीचिंग होती है उस पर फोकस्ड होता है। तो ये डाइवर्सिटी आया, इसका एक पॉजिटिव, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात इससे और ज़्यादा स्ट्रांग हुई, क्योंकि ये एबिलिटीज जितनी हमने ऊपर बात की वो कमो बेश हर किसी में होती है, कोई ज़्यादा, लेकिन कुछ एबिलिटीज ज़्यादा डोमिनेट करती है। आप अपने कॉन्टेक्स्ट में भी लगा के सोच सकते हैं कि हमें क्या ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि उसका कौन सारा एबिलिटीज है जो डोमिनेट है, फिर लेस डोमिनेट कौन, सेकेंड लेयर ऑफ एबिलिटी क्या है, फिर थर्ड लेयर क्या है। लेकिन थोड़ा बहुत हर किसी में रहेगा ही, कम या अधिक। तो उस हिसाब से अगर किसी को ट्रेनिंग देना हो तो उसका पर्सनलाइज लर्निंग कराना पड़ेगा। किसी में बहुत ज़्यादा स्किल है जिस चीज़ का, तो उसको बहुत ज़्यादा समय उस चीज़ पर देने की जरूरत नहीं है, उस कम समय में हो जाएगा। उस समय को वो दूसरी जगह लगा सकता है जहाँ जो स्किल उसको कम है उसमें। तो पर्सनल टेलरिंग करना पड़ेगा। इसी तरह से ये अ, हर एक व्यक्ति का के जब उसके यूनिकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके एबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम स्टीम आता है, कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास का भाव आता है। तो ये उनको एक और तो ये महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं जो हमें एबिलिटी है, ये भी एक इंटेलिजेंस का टाइप है। इंटेलिजेंस का टाइप केवल ये नहीं है कि हमने गणित में कितने नंबर लाए, या अंग्रेजी या हिंदी में कितने अंक आए, या वो कितने पोएम्स मुझे याद हैं। तो ये चीज हम अगर एक स्पोर्ट्समैन है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, या हम अच्छे एक म्यूजिशियन हैं, या हम अच्छे एक नेगोशिएटर हैं, तो ये हमारे हाई इंटेलिजेंस का
जो तक है, उनको एक तरह से रिकॉग्निशन मिलता है, जहाँ डोमिनेटिंग जो सिचुएशन है या मीडिया है, उसमें केवल और केवल एग्जामिनेशन और इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्निशन है। इन लोगों को रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो वो परिस्थिति बदलती है यहाँ। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ लैंग्वेज और मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं। मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्टिफिकेशन है, लैंग्वेज भी एब्स्ट्रैक्टिफिकेशन है रियल चीज़ों का। तो उसकी जगह पर जब आप बात करते हैं कि स्पेटियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें रियल लाइफ में सीधे सीधे रिलेट होती हैं। और उसके हिसाब से अलग अलग तरह के करिकुलम बनाने में, करियर गाइड करने में, वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग देने में, ये ये सब चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं। कहाँ किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो इंटेलिजेंस का इसके पॉजिटिव डायमेंशन ये है कि इसका हॉलिस्टिक करने की कोशिश की है, कि ह्यूमन की जितनी तरह की एक्टिविटीज हैं उन सब में उसका इंटेलिजेंस हो सकता है। तो ये हॉलिस्टिक नेचर, इसके इंटेलिजेंस के हॉलिस्टिक नेचर को अ, हर एक डायमेंशन को, ह्यूमन के हर एक डायमेंशन में इंटेलिजेंस के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को हॉलिस्टिक बनाया गया इसके बाद। अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पहला तो ये है कि जो साइंटिफिक स्टडीज होती है उसमें इसका वैलिडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एम्पिरिकल वैलिडेशन में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। बल्कि बहुत ही रिलायबल टूल भी नहीं है जिसके द्वारा हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को इस्टेब्लिश कर सके। इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग है, क्योंकि अलग अलग तरह के चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। जहाँ आपने अभी अपने स्कूल्स कैसे बनाए हैं कि हर बच्चे को आपने 2 फीट बाई 2 फीट की जगह पर फिक्स किया हुआ है, जो कि अगर 6 घंटे स्कूल में रहता है तो 5 5 घंटे अपने 2 फीट बाई 2 फीट के स्पेस में उसको बैठना है। और थोड़े समय वो इधर उधर घूम सकता है, लेकिन उसको आपने उतना ही स्पेस असाइन किया है। तो उस स्पेस में अगर वो चाहे तो कुछ मूवमेंट करना, चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना, तो उसके जो दूसरे डायमेंशन है उसके लिए स्कोप नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी चैलेंजिंग होगा अगर आप किसी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले इंस्टीट्यूशन में जाकर के उनके करिकुलम को सेट करना चाहें। अकॉर्डिंगली आपको उसका जो रियल लाइफ चैलेंज है वो फेस करना पड़ेगा। उसके बाद पोटेंशियल फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये भी इसमें एक चांस होता है, जिसमें कि जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर है, जो कि मल्टीपल टाइप का होता है और उसका काफ़ी डेप्थ होता है, उसका कई बार ओवर सिंप्लीफिकेशन भी उसमें हो सकता है। जैसे कि म्यूजिक की एबिलिटी जो है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अ, कई लोग कहते हैं कि आपको पहले लिसनिंग की एबिलिटी आपकी कैसी है, इससे ही आपकी म्यूजिक म्यूजिक की एबिलिटी डिफाइंड होती है। और उसी तरह से आप केवल न केवल सुर ताल और बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसके बहुत ही नुआंसेस को आपको समझना होगा, उसके सूक्ष्म चीज़ों को समझना होगा।
तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन हम लोग सिंपली कह देते हैं कि म्यूजिकल एबिलिटी या म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें जो कि अच्छा अप्रिशिएट लोग करते हैं जिसके म्यूजिक को, तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। लेकिन इससे कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट्स क्या है, क्या चीजें हैं उसके अंदर, ये पता नहीं चलता है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन का इसमें खतरा होता है। असेसमेंट का चैलेंज है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई बढ़िया टूल नहीं है। जैसे बिनेट इंटेलिजेंस का टेस्ट है, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है, बिनेट का टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। लेकिन यहाँ इसका कोई ऐसा रिलायबल टेस्ट नहीं बन पाया है। अलग अलग तरह का, जैसे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है, इस तरह की चीज़ों को आप केवल सीधे सीधे पूछ सकते हैं, और आपको सेल्फ रिपोर्टिंग पर ही रिलाई करना होगा। सेल्फ रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा रिलायबल अक्सर नहीं माना जाता है। करिकुलम चैलेंज मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को आप अगर करिकुलम में डालना चाहते हैं तो आपको टाइम, रिसोर्स और क्लास मैनेजमेंट सारे चीज़ों का चैलेंज हो। तो ये सब चीज़ें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन है। अब एजुकेशन पर इसके काफ़ी प्रभाव पड़े हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर के काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं, और इससे बल्कि इसके इसके अनुसार वो काम करना चाहते हैं अपने टीचिंग को, या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कई जगह काम किया जाता है। तो सबसे पहले तो गार्डनर नॉट गार्डनर, गार्डनर को इस चीज के लिए एक रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो बायसनेस है, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल मोड के टीचिंग का, इंस्ट्रक्शन का, इसको इन्होंने हाईलाइट किया सबसे पहले, और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरी तरह की एबिलिटी को कम करके इंपॉर्टेंस देना, ये एजुकेशन पर एक बड़ा इम्पैक्ट इनका था। पर्सनलाइज लर्निंग की बात हमने पहले ही कर ली कि जब ये अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे हमने 10 इंटेलिजेंस की चर्चा ऊपर की है, तो उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। आप अपने आसपास के लोगों को मिला कर भी रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं कि किसी में कुछ कुछ एबिलिटी, किसी में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों को किसी काम के लिए तैयार करना हो तो आप उसको भेजते हैं कि जाओ जरा उससे बात करो, उससे नेगोशिएट करो। तो कुछ लोग नेगोशिएटर होते हैं, उन्हें नेगोशिएट करने की, बार्गेनिंग की एबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसलिए उनके लर्निंग के लिए भी आपको टेलर मेड लर्निंग बनानी पड़ेगी। इसके बाद असेसमेंट के लेवल पर भी जब आपने अपना डाइवर्स कर दिया है इंटेलिजेंस, तो केवल आप लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी का मेजरमेंट करेंगे, असेसमेंट करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, तो फिर आपके इस इंटेलिजेंस के डेफिनेशन का और इसका क्या फायदा। जब आपने उसको डिफरेंट डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया है एक आदमी के अंदर, और उसके सिग्निफिकेंस को भी आइडेंटिफाई किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही है, उसका लाइफ में, सर्वाइवल में, डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी बिल्डिंग में, हर जगह उसका सिग्निफिकेंस है। तो इस उसके हिसाब से ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सबको मॉनिटर करना, उसका उसकी ट्रेनिंग देना, उसको मॉनिटर करना। एक और इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो इन्होंने बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात की। इसमें पूरे स्पोर्ट्स का से संबंधित जो चीजें हैं वो उसको आई ही, इसके साथ ही जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्लासरूम के अंदर, एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसके माध्यम से है। किसी चीज़ के बारे में आप डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तैराकी का आप पूरा फिलोसफी दे दे सकते हैं उस पर, या साइकिलिंग का, लेकिन जब तक वो एक्टिविटी होगी नहीं वो सीखेगा नहीं। तो उसी तरह से अधिक बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि थ्योरेटिकली हम लोग बताते हैं, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट
करके सीखना और उसको किताब में देख के सीखना या पढ़ के सीखना, दोनों में अंतर है। इसी तरह से इसके द्वारा जो लर्नर का लर्नर को एम्पावरमेंट मिलता है, जिसमें कि वो अपने स्ट्रेंथ को, जो उसका पहले से स्ट्रांग पॉइंट है, उसको डेवलप करके और उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, या बेहतर लाइफ जी सकता है, बेहतर पर्सनालिटी की ओर जा सकता है अपने उस स्पेसिफिक चीज के बारे में। हर हर व्यक्ति को भाषा और मैथमेटिकल में, लॉजिकल एबिलिटी में अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तो ये एम्पावरमेंट है लर्नर को, जिससे कि वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेते हुए वो आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से जो एजुकेशन में जो इंटेलिजेंस का कॉमन डेफिनेशन था, वो इसके माध्यम से बढ़ता है और ज़्यादा इसको ब्रॉड रेंज मिल जाता है इसके माध्यम से। लेकिन इसके कई तरह के क्रिटिसिज्म भी हुए। अब जैसे क्रिटिसिज्म को देखते हैं, एक तो इसका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम इसका यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका वीक कोरिलेशन देखा जाता है। अब ये वीक कोरिलेशन का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स चाहिए सक्सेसफुली करने के लिए, तो ये देखा जाता है। जैसे ड्राइविंग ही मान लिया जाए, ड्राइविंग। तो अब अगर आप ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाएंगे, तो सबसे पहले अभी के समय में आप पटना में अगर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर पर टेस्ट देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर पर टेस्ट देना पड़ेगा। और उस टेस्ट के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका रूल्स रेगुलेशन, रूल्स के संबंध में आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको प्रैक्टिकली उसको चलाने का जो भी ड्राइविंग का स्किल है वो होना चाहिए। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, कैसे ड्राइव करना है, क्या पार्ट्स होते हैं गाड़ी में, कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, गाड़ी में क्या रोल प्ले करता है, ये काफ़ी आपका अच्छा है। लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। सक्सेसफुल ड्राइवर होने के लिए इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के और भी डायमेंशंस में देखा जाता है कि जनरल इंटेलिजेंस की तुलना में तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जब रिसर्च के अंदर कोरिलेशन निकालने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर वो कोरिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं निकल के आता है। और संभव है कि इसका एक कारण उसका टूल, बढ़िया टूल का नहीं होना भी हो सकता है। दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है, वो इंटेलिजेंस के डेफिनेशन को लेकर के है, क्योंकि इसमें वर्चुअली सारी चीज़ों को जो भी आदमी कर सकता है, उन सारी चीज़ों को इसमें लगभग शामिल कर लिया जाता है। और फिर आप ये भी बात कर सकते हैं कि अ, अगर मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। या फिर एक बाबा हैं जो कि बिना मिले ही आपके मन की बात बता देते हैं, आप क्या बोलने वाले हैं ये बता देते हैं, वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। तो फिर ये कि इनफाइनाइट जोन है। अब जबकि हम लोग साइंस में ये कहते हैं कि नहीं, हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, मतलब एक जब हम डिफाइन करेंगे किसी चीज़ को, तो उसको हम स्पेसिफिक बताएंगे कि ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। ये इसका सबसे स्ट्रांग वीकनेस है।
और सबसे बड़ा वीकनेस है कि इसमें आप डेफिनेटली ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं है। तो ये साइंटिफिक कैटेगराइजेशन का में एक बड़ा ऑड सिचुएशन है, जहाँ आप निश्चित रूप से ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इस चीज किसी चीज के बारे में आप कह दें कि ये नहीं है, ये इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है। इसके बाद इम्पीरिकल इंटेलिजेंस का अभाव होना। इम्पीरिकल एविडेंस का अभाव होना का मतलब हुआ कि अ, जब इसका एक्सपेरिमेंटल लेवल पर अगर इसको देखने की कोशिश की जाती है, इस पर स्टडीज करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक तो टूल नहीं है, ऊपर से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, कहाँ आप करेंगे। ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त स्पेस हो, लंबा चौड़ा खाली जगह हो, हर तरह की चीजें हर तरह की चीजें कर पाए। तो वैसा कोई स्पेस मिलता नहीं है, इसलिए एम्पिरिकल एविडेंस का अभाव होता है। उसी तरह से गार्डनर का जो एक और उसमें समस्या होती है कि इसमें जो डेफिनेशन है, उसका वो एक डेफिनेशन दूसरे में मर्ज होता रहता है। उसको बहुत बार क्लियर करना आसान नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंस बताया, लेकिन ये डिफरेंस बहुत सारे लोग नहीं, जो जो लोग इंडियन या मिस्टिक ट्रेडिशन से जो लोग परिचित नहीं है, वो उनके लिए रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों एक तरह की चीजें हो जाती हैं। तो उनके लिए इस चीज को समझना मुश्किल होता है। तो इस तरह से और भी दूसरे डेफिनेशन है जहाँ पर वो डिफ्यूज होता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक जो एबिलिटी, जैसे हमने चर्चा की डिजिटल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की, तो डिजिटल इंटेलिजेंस अपने आप में एक इंटेलिजेंस नहीं है। इसके अंदर आपके आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद आपके अंदर स्पैटियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। डिजिटल इंटेलिजेंस अपने आप में कोई एक सिंगल यूनिक चीज नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम कैसे काम करता है इसके लॉजिक को समझते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामिंग के लॉजिक को समझते हैं। उसके अंदर आप कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं, तो अ, या कोई सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होगा वो किस तरह से होगा, जिसको जिसपे कि जो यूजर्स यूज करते हैं वो कैसे काम करेगा, उसका विजुअलाइजेशन भी आपको चाहिए। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एबिलिटीज है। यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना, तो ये सारी चीजें उसमें उसके अंदर आती हैं। इसलिए ये जो डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो नियो पियाजेन लोग हैं, मतलब पियाजेन के थ्योरी को जिन्होंने आगे डेवलप किया है, तो वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके हिसाब से इसकी आलोचना करते हैं कि इसमें जो इंटेलिजेंस का जो डिफरेंट डोमेन्स है और जो जनरल कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके बीच का जो इंटरप्ले होता है उसको सही ढंग से आकलित नहीं किया गया है। यानी जो हमारे अंदर
कॉग्निशन का जो किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने का, समझने का की जो प्रक्रिया होती है, और अलग अलग तरह का जो इंटेलिजेंस है, ये जो प्रक्रिया हमारे अंदर एक साथ होती है। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो एक साथ कई तरह का इंटेलिजेंस काम करता है। तो एक ही कॉग्निशन प्रक्रिया चलती है, लेकिन उसके साथ उसमें कई तरह का इंटेलिजेंस काम करता है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें स्पेटियल इंटेलिजेंस से लेकर के जो आपका काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, जिसमें गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ और पांव दोनों सक्रिय होते हैं, तो सबका सब काम करता है। आप वहां से क्यू लेते हैं, आपको सड़क के स्पेस का क्यू लेते हैं कि इतने जगह में गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कटाना है, स्पीड में गाड़ी आ रही है, कैसे बचना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जिस तरह से काम करता है, उस हिसाब से उसका पूरा प्रॉपर वे में इस थ्योरी के द्वारा, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाती है। ये जो जनरल प्रोसेस है, जिसमें एक प्रोसेस के अंतर्गत मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, ये सारे इंटेलिजेंस को अलग अलग तो बोलता है, बताता है, लेकिन उसके अंदर जो एक साथ इंटरप्ले होता है इन सब का, जिस स्पीड से आप डेटा प्रोसेसिंग करता है मस्तिष्क, और उसके साथ ही वो इंस्टेंटली आपके हाथ पांव सबको इंफॉर्मेशन मिल जाता है एक्ट करने के लिए, तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। इसी तरह से जो ह्यूमन एडाप्टेशन है, जो अलग अलग डाइवर्स कंडीशन में, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ये एक तरह से यूनिवर्सलिज्म की बात करता है। लेकिन अलग अलग कल्चरल और क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल सिचुएशन में उसमें उसमें वेरिएशंस की आवश्यकता होती है, और खास स्पेशलाइज स्किल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कोई यूरोपीय कंट्री में दौड़ता है, रनिंग या रेसर है, और कोई अफ्रीका में या इंडिया में, जहाँ उमस बहुत ज़्यादा है, वहाँ का रेसर है, तो दोनों को अलग अलग तरह के ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। बॉडी एडेप्टेशन का कैसे मैनेज करेगा, जहाँ ठंडे वाले जगह पर उसको उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाटर डिप्लीशन बहुत तेजी से होगा, उसको केवल एक स्टेट तक अपने बॉडी को कवर्ड रखना है, ताकि जब वो रुके तो बड़ी शरीर जो है सो बाहर के ज़्यादा ठंड से के कारण बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, इसलिए बॉडी को कवर्ड रखना है। क्योंकि यहाँ आपको लगातार इनपुट, वाटर इनपुट लेते रहना होगा। इसके बाद ये आईक्यू टेस्ट के बारे में भी कई लोग इसको चैलेंज करते हैं, इस बात को। ये केवल लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी को ही टेस्ट करता है, और उसमें बल्कि अभी जो बाद में जो टेस्ट बने हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि स्पैटियल एबिलिटीज भी आती हैं। जैसे आपने वो जो नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है, उसको बहुत सारे लोग स्पैटियल एबिलिटीज के हिसाब से उसको देखा जाता है कि जैसे वो इमेज का सीरीज होता है, पिक्चर का सीरीज होता है, उसको मिलाने की बात होती है, वो स्पेटियल एबिलिटी के अंदर आती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको यहाँ देखा जाता है इसके क्रिटिसिज्म के रूप में। और तो आज हम लोगों ने देखा कि सोशल इंटेलिजेंस होता क्या है, और सोशल इंटेलिजेंस में हम लोग ने ये समझा कि जो इमोशनल से लेकर के कई तरह के स्किल्स, जो कई तरह के काम जो सोसाइटी में हमें करने होते हैं, दूसरों के इमोशन को समझना, एम्पैथाइज करना, नेगोशिएट करना,
इन सब के लिए सोशल स्किल की जरूरत होती है। और उसके अंतर्गत हमने एक सिद्धांत का, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्योरी का भी को भी समझा, जिसमें कि एक व्यक्ति के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं हर एक व्यक्ति में, जो कि उसके सर्वाइवल से लेके हर काम के लिए आवश्यक होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेंस होता है, जो उसका अपना एक महत्व होता है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और फिर हम लोगों ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस का क्या रूप होता है, उसके उनके करियर पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में जाना। फिर हम लोग जो अलग अलग उसके मेरिट और डिमेरिट हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, उसको हमने समझा। और फिर बेसिक जो क्रिटिसिज्म थ्योरेटिकल लेवल पर से क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, इन सब के बारे में हमने समझा। तो इन सब चीज़ों को हमने आज समझा है। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, तो अब आपके प्रश्न के लिए आमंत्रित है।